तो पिछली क्लास में हमने डेरिवेशन किया था, रिजल्टेंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला हमने देखा था कि R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? इसी का हमने डेरिवेशन किया था। उसके बाद हमने तीन से चार चार क्वेश्चन भी किए थे। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, गिवन है इफ mod of vector A is 4 and mod of vector B is 2 and angle between and angle between two vector, कौन से वेक्टर? A और B। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is 60 degree, find value of mod of vector A plus vector B and also find mod of A plus 2 times of vector B। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें दो वेक्टर गिवन है जिनकी मैग्नीट्यूड है 4 एंड 2। इनके बीच का एंगल भी पता है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले के लिए यही तीन क्वांटिटी हमें चाहिए होती है। तो तीनों ही क्वांटिटी हमें पता है। इन्होंने बोला है मॉड ऑफ ए प्लस बी पता करना। जरा याद करो, हमें पता है हमें पता है कि आर वेक्टर बराबर हुआ करता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। अगर मैं दोनों तरफ मॉड लगा दूं, दोनों तरफ मॉड लगा दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भाई हमसे क्वेश्चन में क्या यही पूछा गया है? मॉड ऑफ ए प्लस बी बताने का मतलब क्या हमसे मॉड ऑफ आर ही पूछ रहा है? इसका मतलब ये है कि हमें बेसिकली वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है। अच्छा, मान लेते हैं मान लेते हैं कि जो मॉड ऑफ आर है वो बेसिकली आर ही है। ठीक है, सबने मान लिया। तो हम कह सकते हैं कि जब अपना फॉर्मूला हुआ करता था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा हुआ करता था ना। वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू रखो। ए है 4, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? रूट अंडर, ये तो बन गया 16, तो क्या बना? 4 4 16 प्लस 2 प्लस 2 4 8 और 16 बन जाएगा। तो 16 इंटू 60 का मतलब होता है 1/2। तो कितना बन गया? 8 2 10 रूट 26। ये क्या बन जाएगा? देखो, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। 2 2 4, तो टोटल क्या बना? अच्छा 16 4, इसको तो 20 बना देते हैं, प्लस ये 2 8 16। तो हमारा जो रिजल्टेंट बना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो कितना बना? 20। क्या रिजल्टेंट ही मॉड ऑफ ए प्लस बी हुआ करता था? ए प्लस बी कितना है? रूट अंडर 28। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है?
मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्या बोला है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा हिंट आपसे पूछना चाहता हूँ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या था? व्हाट वाज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? सवाल में देखो, खुद ही बोल रखा है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये तो हमें पता था, 60 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो गिवन वेक्टर है, वेक्टर ए और 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, मैं कह सकता हूँ कि पूरा कंप्लीटली एक वेक्टर है। कुछ वेक्टर जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये कैपिटल वेक्टर ए है प्लस ये कैपिटल वेक्टर बी है। ये कोई दूसरे वेक्टर्स हैं, नए वेक्टर्स हैं। जहां बी वेक्टर का मतलब क्या है? 2 स्मॉल बी वेक्टर। और ए वेक्टर का मतलब स्मॉल ए वेक्टर। ऐसा मैं ट्रीट कर सकता हूँ। तो जरा मुझे बताओ, व्हाट इज व्हाट इज एंगल बिटवीन, भाई अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नया रिजल्टेंट बना, न्यू रिजल्टेंट बना, आरएस, एक न्यू रिजल्टेंट बना, न्यू रिजल्टेंट, मैं इसको आरएस लिख दिया। तो जो आरएस वेक्टर है, क्या वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा? तो मुझे बताओ, मॉड ऑफ आरएस वेक्टर इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। So, अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ। मान लिया मैंने कि वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है, और वेक्टर बी ऐसा है, तो इसके बीच का एंगल मुझे गिवन था। तो अगर मैं एक नया वेक्टर बनाऊं, देखो 2 टाइम्स ऑफ, नहीं ऐसा, नया वेक्टर जो बना उसमें ये तो वेक्टर ए ही है, वेक्टर बी जो है वो 2 टाइम्स हो गया। भाई बताओ, अगर वेक्टर बी इधर है तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इधर ही तो होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी अब भी क्या ये 60 डिग्री एंगल ही बनाएगा? इसका मतलब एंगल तो अब भी वही है, 60 ही है। तो सिंपल, अब हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं रिजल्टेंट का। हमने यहां तक पता कर लिया था। तो देखो, मुझे क्या करना है कि आरडेस का जो स्क्वायर होगा, आरडेस जो होगा वो बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है? और वो कितना था? 4 का स्क्वायर। क्या कैपिटल बी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है? 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर का स्क्वायर कितना बन जाएगा? एक काम करते हैं, एक बार वैल्यू रख देते हैं। ए का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 2b इंटू कॉस 60। अब ए और बी की वैल्यू मुझे
पता है, ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी कितना था, बी कितना था 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2 स्मॉल बी की वैल्यू कितनी थी 2, और cos 60 कितना हो गया, cos 60 हो गया 1/2। ये देखिए कितना बनेगा, पहला वाला टर्म तो 16 बन गया, दूसरा वाला टर्म भी 16 बनेगा, 4 4 4 16, तो ये भी 16 बन गया, प्लस ये दो इधर से काट दो फिर से 16 ही बन जाएगा। इसका मतलब जो नया रिजल्टेंट बना, जो नया रिजल्टेंट बना वो कितना आ गया, √48। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता था कि वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का जो मॉड है वो √48 है। ठीक है, तो हमने कुछ और नहीं बल्कि क्या किया है, हमने बस ये वेरीफाई करना था कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। मुझे पता है कि जिधर v वेक्टर था उधर ही 2v वेक्टर भी होगा, इसलिए दिस वेक्टर और दिस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अब भी 60 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है, गिवन है मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू ए और मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू भी ए है, एंड आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिवन। पूछा है फाइंड थीटा, फाइंड थीटा एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। भाई हमें पता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पता हो, तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या बन जाता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा ही मुझे निकालना है। जरा वैल्यू रखते हैं, आर भी ए के बराबर है, √100, ए तो ए ही है, बी भी ए ही है, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, एकदम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये ए स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या सीधे सीधे अगर मैं लिखना चाहूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या माइनस का ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर काटो, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, -1/2। ना ना, कॉस का स्क्वायर तो नहीं है भाई, ये है, ठीक है, कॉस का स्क्वायर नहीं, ओनली कॉस थीटा है। अगर कॉस थीटा बराबर -1/2, तो क्या थीटा 120 डिग्री ही होता है क्या, थीटा कितना होता है 120 डिग्री। इस तरीके से हम थीटा निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि दो
वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आ जाए तो उनके बीच का एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि अच्छा, नोट करिए कि एक वेक्टर ऐसा है, यहाँ वेक्टर ही ड्रॉ कर रखा है। एक वेक्टर इधर है, वेक्टर एक। एक वेक्टर इधर है, वेक्टर बी। बीच का एंगल है 60 डिग्री। गिवन है मॉड ए वेक्टर इज ए, मॉड बी वेक्टर इज बी, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और मॉड ऑफ आर वेक्टर इज दे रखा है रूट 7 टाइम्स ऑफ बी। तो पूछा है बी बाई ए बराबर कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया? दो वेक्टर गिवन है जिनके बीच का वेक्टर सॉरी एंगल भी हमें नोन है। एंगल पता है, मैग्नीट्यूड दोनों के पता है, ए और बी। रिजल्टेंट बोला इन्होंने ए प्लस बी के बराबर है और आर वेक्टर की वैल्यू इतनी है। तो बताओ ये क्या होगा। यार एक बार बताओ, क्या हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर वैल्यू रखते हैं। मॉड ऑफ आर कितना दिया है? रूट 7। तो कितना हो जाएगा? रूट 7b इज इक्वल टू रूट अंडर ए और बी के रिजल्टेंट तो सॉरी मैग्नीट्यूड तो उतना ही दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। इसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, अगर स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 7b स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 60 का मतलब 1/2। तो फाइनली इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या पता चलेगा कि 6 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसको भी उसी साइड लेकर जाओ और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए तो माइनस का ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से हमारा कुछ इक्वेशन आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें निकालने हैं तरीके से। बी में क्वाड्रेटिक बना है, तो देखो मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पहले तो इसको सही तरीके से लिखा जाए। 6b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इससे से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? देखो 6b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस प्लस 3ab माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ये 3 है, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो -3ab और 2ab कितना बनेगा? -ab। तो यहाँ से 3b कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? 2b माइनस ए प्लस यहाँ से अगर मैं b कॉमन ले लूँ, अगर मैं सॉरी बी नहीं ए कॉमन लेना है तो क्या बनेगा? 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है? 2b माइनस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा 3b प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो मुझे पता चलता है कि 2b माइनस ए बराबर 0 होगा और 3b प्लस ए बराबर 0 होगा।
उन्होंने पूछा क्या था हमसे, हमसे पूछा था बी बाई ए। तो पहले वाले क्वेश्चन से क्या मिला, देखो ये उस साइड जाएगा, तो टू बी इज इक्वल टू ए, तो बी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई टू। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, तो बिल्कुल सही है। इसको चेक करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थ्री बी इक्वल टू माइनस ए, तो बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। भाई देखो, इसको हम कट कर देंगे, नॉट एक्सेप्टेड एज लिख दो, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपको आपको आगे सर क्यों, एज ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। हमें कैसे पता पॉजिटिव, बिकॉज they are magnitudes, because a b are magnitudes। क्या है ये मैग्नीट्यूड्स है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि ए एंड बी बोथ आर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उनका रेशियो नेगेटिव कैसे हो सकता है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन, जैसे मान लो ये वाला सवाल करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करो। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल। हाँ ये करो, द रिजल्टेंट द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज perpendicular is perpendicular to b vector. What is angle between vector a and vector b? सवाल समझ आया, सवाल क्या है, इन्होंने बोला है the resultant of vector a and vector b is perpendicular to b vector, b vector की perpendicular। what is the angle between a and b? what is angle between a and b? चलो जरा देखो क्या करेंगे इसमें हम। कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। अच्छा इसमें ना गिवन है कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी, ये गिवन है क्योंकि आंसर ए एंड बी के टर्म्स में ही, आंसर ए और बी के टर्म्स में ही देने हैं। इसको क्वेश्चन में ही ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इन्होंने बोला रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जरा याद करो फॉर्मूला, हमें पता था, हमें पता है एक्चुअली कि अगर ये एक वेक्टर बने, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और जब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया था
जब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया था तो हमने बोला था कि अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो, जरा डेरिवेशन याद करो। डेरिवेशन डेरिवेशन में फॉर्मूला हमने देखा था, जरा दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला टेन अल्फा टेन बीटा, ये रहा ये। देखो, रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है दैट इज टेन अल्फा, और रिजल्टेंट का बी वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है दैट इज टेन, सॉरी दैट इज बीटा। तो टेन बीटा का फॉर्मूला ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस, सॉरी बी प्लस ए cos थीटा है, और टेन अल्फा बराबर आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। तो अभी देखो, हमारे इस ओरिजिनल सवाल में, ये जो हमारा सवाल है, इसमें हमने बोला है कि, इसे थोड़ा हाईलाइट करते हैं। क्या बोला है इन्होंने? बी की परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हेयर, अच्छा ये एंगल क्या था, ये एंगल था बीटा, ये एंगल था अल्फा। तो हमें गिवन क्या है, बीटा इज, हमें क्या पता चल रहा है क्वेश्चन से, बीटा कितना है 90। तो याद करो tan बीटा कितना था सर, tan जो बीटा हुआ करता था वो हुआ करता था a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। अच्छा यहीं पर मैं tan अल्फा भी लिख देता हूँ। tan अल्फा आप लोगों को जनरली याद होता है, ये हुआ करता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये tan अल्फा हमें याद होता है, हालांकि हमने बोला है बीटा 90 डिग्री। तो अगर बीटा 90 डिग्री है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्या ये इनफाइनाइट होता है? तो क्या बन जाएगा, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। भाई इनफाइनाइट को मैं 1/0 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी न किसी तरीके से। तो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट को 1/0 लिख लिया। तो बी प्लस ए cos थीटा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा और जीरो का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा, तो ये पूरा जीरो में चला जाएगा। देखो कैसे, 1 इंटू बी प्लस ए cos थीटा इज इक्वल टू 0 इंटू ए साइन थीटा। तो राइट साइड तो पूरा जीरो में चला गया। तो हमें क्या मिल गया, बी प्लस ए cos थीटा जीरो बना। तो क्या cos थीटा की वैल्यू माइनस की बी बाई ए ही आ जाएगी क्या? तो थीटा कितना बना, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस बी बाई ए। ये है अपना आंसर। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर इज cos इनवर्स बी बाई ए। और आगे कंटिन्यू करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 8। एक दो और सवाल किया जा सकता है, एक दो और सवाल किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं, इसका एक मेथड टू भी है, इस सवाल का एक मेथड टू भी है। देखो मेथड टू एक बार देख लेते हैं, सेम सवाल को करने का मेथड टू क्या था। इन्होंने बोला है कि दो वेक्टर हैं, क्या बोला है सवाल में देखो, बोला है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो पहले बी वेक्टर बना, मान लिया कि अपना ये बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर। इन्होंने बोला है कि जो, पहले इसको बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर। इन्होंने खुद ही बोला है कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपके मन में डाउट आया, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर
जब आपने ए वेक्टर नहीं बनाया तो रिजल्टेंट कैसे बना दिया? तो उन्होंने बोल रखा है ना क्वेश्चन में कि जो रिजल्टेंट है जो रिजल्टेंट है वो बी के क्या हो रहा है, बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर बी के परपेंडिकुलर है तो ये हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इसका मतलब ए वेक्टर किधर रहा होगा? क्या ए वेक्टर ऐसे ही रहा होगा? ए वेक्टर इसी को मिलाने से ही तो बनना चाहिए। ठीक है, ये रहा ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब मुझे बताओ, मुझसे पूछा क्या गया है? क्या एंगल बिटवीन क्या एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमसे पूछा गया है क्या? वैसे बी वेक्टर जो बनेगा उसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा। जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा बी वेक्टर को, अगर मैं बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में रिजल्ट सॉरी एंगल देखना चाहता हूँ, तो क्या मुझे पहले टेल से टेल मिलाना पड़ेगा? टेल से टेल मिलाया तो मुझे पता चला कि दिस इज थीटा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड, जो थीटा क्या है, यही रिक्वायर्ड है। तो जरा बताओ, क्या ये जो है 180 माइनस थीटा ही बनेगा? बिल्कुल सही बात है। तो देखो, अब मुझे बताओ, क्या ये वाली लेंथ बी के बराबर है, ये वाली लेंथ ए के बराबर है, और ये राइट एंगल का एंगल है? अगर ये बात सत्य है तो मैं cos थीटा तो लगा ही सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अपना मैग्नीट्यूड है वो इसका बी है और इसका ए है। तो मैं यहाँ पे cos थीटा लगाता हूँ। cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? बी के बराबर। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए के बराबर। तो अच्छा, cos 180 माइनस थीटा कहाँ जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। ये बनेगा माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो cos थीटा कितना आया? माइनस बी बाई ए। तो थीटा कितना आया? थीटा आ जाएगा cos इनवर्स थीटा। कितना आ जाएगा? cos इनवर्स cos इनवर्स माइनस बी बाई ए। आपने देखा होगा मेथड टू बहुत इजीली, मेथड टू से हम बहुत इजीली आंसर तक पहुंच गए, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप चाहे तो डायग्राम वाले मेथड से बना देना। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, उन्होंने बोला है इफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अगर ये दिया हुआ है एंड पी क्यू आर आर given as 6, 8, 10 respectively, respectively, find find पहला दिया है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें एक क्वेश्चन और है। सेकंड क्वेश्चन है एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर एंड
क्यू वेक्टर। ये हमारे दो क्वेश्चन हैं, जरा देखते हैं सोल्यूशन। पहले हम इसको जो हमारा फॉर्मूला वाला तरीका है उसी से करेंगे। बाद में हम चाहेंगे तो इसको बाद में हम चाहेंगे तो इसको डायग्राम बना के भी बड़े इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ पी पता है? बिल्कुल पता है। क्यू भी पता है और आर भी पता है, 6, 8 एंड 10। तो पहले एक बार वैल्यू लिख देते हैं। पी कितना है? 6। क्यू कितना है? 8। आर कितना है? 10। और उन्होंने बोला है कि पी प्लस क्यू बराबर आर। पूछा गया फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। पहला क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू, तो ये बेसिकली एक वेक्टर ऐसा है, बना देते हैं। ये रहा पी वेक्टर, ठीक है। ये रहा क्यू वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट बनाने का क्या तरीका था? इस तरीके से हम रिजल्टेंट बना लेते थे। सॉरी, जैसे तो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, रिजल्टेंट हम कुछ ऐसे बनाते थे। ठीक है, तो हमारे पास ये है रिजल्टेंट। मुझे बताओ, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या हम थीटा लेते थे? ठीक है। और पी और आर के बीच का एंगल क्या हुआ करता था? अल्फा। और यहाँ हम एंगल क्या लेते थे? बीटा। तो देखो, सबसे पहले हमें थीटा निकालना है। सबसे पहले हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो रिजल्टेंट बराबर क्या होता है? रिजल्टेंट बराबर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। थीटा ही मुझे रिक्वायर्ड है। आर कितना दिया है? वैल्यू रखो। आर कितना दिया है? 10। पी कितना दिया है? 6। क्यू कितना दिया है? 8 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस थीटा। थीटा ही मुझे पता करना है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 8 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 6 12, तो 2 6 12, और ये 96 बन जाएगा क्या? एक बार चेक करना। 96 बन जाना चाहिए, 8 से गुना 96। तो ये बना 100, और ये बना 36, ये बना 64 प्लस 96 कॉस थीटा। तो क्या ये भी 100 है और ये पूरा भी 100 ही बन रहा है? तो कितना बन गया? 0 इक्वल टू 96 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आया? कॉस थीटा कितना आया? 0। तो थीटा कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बिटवीन, ये है क्या चीज? एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। अब हमसे अगला सवाल क्या पूछा था? ये है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। अगला सवाल पूछा था एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। आर वेक्टर इधर है, क्यू वेक्टर इधर है, क्यू और आर। तो क्या मुझसे बीटा पूछा जा रहा है? तो याद करो फॉर्मूला। ये था पार्ट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या पूछ रहे हैं? एंगल 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 बिटवीन रिजल्टेंट एंड क्यू वेक्टर, मान लेते हैं बीटा। मुझे पता है टेन बीटा। टेन बीटा किसके बराबर था? टेन बीटा था ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस
ए कॉस थीटा। और हमने अभी अभी ऊपर ही निकाला है थीटा कितना है, थीटा कितना है 90। और ए बी की वैल्यू रखते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, ए का मतलब क्या होगा। देखो, जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि पी और क्यू ले रहे हैं, तो बीटा के सामने हमारे लिए ये देखो, इधर पे एक बार बता देते हैं, ये जो वेक्टर है ये कुछ कुछ ए वेक्टर जैसा है, और ये कुछ कुछ बी वेक्टर जैसा है। ठीक है, तो बी वेक्टर का मतलब होता है क्यू। तो ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई होगा, हमारा ए जो है वो पी है। ये किसको माना हमने, हाँ, हमेशा एक कन्वेंशन ये होता था ना हमारा, कि ए वेक्टर को इधर लेना है, इधर। ठीक है, ए का मतलब पी डिवाइड बाय बी का मतलब क्यू प्लस पी साइन, सॉरी पी कॉस थीटा। अब वेरी रखो, तो क्या बन जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू पी कितना था, पी कितना था 6, तो 6 इंटू साइन 90 डिवाइड बाय वो कितना था 8, क्यू कितना था, क्यू 8, तो ये बन जाए 8 प्लस 6 कॉस 90। ये वाला जो टर्म है तो जीरो बन जाएगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा, 6/8 इंटू 1, साइन 90 कितना है 1, तो कितना बन गया 2 3 जार 2 4 जार, तो ये अपना tan बीटा, तो बीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। बीटा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, इसी को अगर मैं मेथड 2 से करता, बहुत आसानी से किया जा सकता था। जब मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2, देखो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट है आर वेक्टर। ठीक है, और ये जो पी क्यू आर की वैल्यू है जो 6 8 10, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना बनता है 10 का स्क्वायर। तो 6 8 10 आर, मैं इसे लिख देता हूँ, 6 8 10 आर sides of sides of a right angle right angle triangle। अच्छा, इसमें भी खास बात क्या है, फिर देखो 6 और 8 ऑर्डर में लगे हैं, उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है आर। तो क्या ये ट्राइंगल इमेजिन करो थोड़ा सा, कुछ ऐसा बनेगा क्या, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, अगर ये पी वेक्टर हो, अगर ये क्यू वेक्टर हो, तो क्या ये आर वेक्टर बनेगा, बिल्कुल सही वाला सर बनेगा। ये साइड कितना हुआ, यही साइड कितना है 10, ये वाली साइड कितना है 6, ये साइड कितनी है 8, है ना। हमसे किसकी किसके बीच का एंगल पूछा है, एक तो पूछा था पी और क्यू। भाई अगर पी के बीच का एंगल निकालना है तो पहले, मतलब पी और क्यू का एंगल निकालना है तो पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पी वेक्टर यहाँ बना के हम देख सकते थे कि इनके बीच का एंगल कितना बना, पी क्यू के बीच का 90 डिग्री। दूसरा हमसे पूछा था, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो बना है क्या यही अल्फा है, और क्या ये जो है ये बीटा है। बाय एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड के वेक्टर ही बीटा हुआ करता था। ठीक है, तो जरा देखो ट्रायंगल से देखो, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखो, टेन बीटा लगा दो, टेन बीटा इज इक्वल टू 6/8 होगा फिर, 6/8 होगा फिर। तो टेन बीटा कितना है? 2 3 2 4 तो बीटा कितना है? 37 डिग्री। आपने देखा बहुत इजीली ये क्वेश्चन बना दिया गया। तो कई बार अगर हम थोड़ा सा चीजों को तरीके से सोचें तो आंसर बहुत शॉर्ट में निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले कौन सा नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने बोला है फाइंड, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एंड ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड एंगल, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ये क्वेश्चन है। डायग्राम ऐसा दिया है, डायग्राम इस तरीके से दिया है। दिस इज, ये है अपना डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। एक 4 न्यूटन का फोर्स, एक 4 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स कहीं इधर लग रहा है। कितना? 4 न्यूटन। 3 न्यूटन का फोर्स, अच्छा ये 30 डिग्री पर होता है। ये कितने पर है? 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। इन्होंने बोला कि जो 4 न्यूटन का फोर्स है, सॉरी 3 न्यूटन का एक फोर्स है। क्वेश्चन बोला था 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्स गिवन है, तो उसको डायग्राम में इन्होंने ऐसा दिखा रखा है। और इन्होंने खुद ही बोला है कि ये जो एंगल है, एंगल ये वाला, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल है 120 डिग्री। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, और पूछा हमसे क्या? रिजल्टेंट बताना है। और रिजल्टेंट में ए वेक्टर के साथ, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनना है। तो देखो सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं। जरा एक बार डायग्राम को दोबारा से, जरा एक बार डायग्राम को सॉल्यूशन में दोबारा से बनाते हैं। इसका कलर पहले चेंज करते हैं। ठीक है। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर। देखो, जब भी किसी दो वेक्टर का सम करें, भाई उन्होंने पूछा क्या है, ये देखो पहले रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस बताना है। किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला तो हमें पहले से पता है। और फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता हो, बी का पता हो और थीटा पता हो, तो मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला ये कहता है कि मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता है, बिल्कुल सही बात, बी का पता है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये सोचना है कि क्या ए और बी के बीच का एंगल पता है? क्या पता है? एंगल पता तो है। देखो कैसे, ये एंगल कितना है? 30। और ये पूरा एंगल कितना है? 120। तो ये कितना होगा? 120 माइनस 30। इसको मैं ये यहाँ पे देखता हूँ।
ये जो अपना एंगल है, क्या ये वाला जो एंगल है, ये वाला, क्या ये 120 माइनस 30 ही होगा? बिल्कुल सही बात है। तो हमें पता क्या चला? तो हमें पता ये चला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, और थीटा कितना है? 120 माइनस 30 बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब मुझे तीनों ही क्वांटिटीज पता चल चुकी है। जैसे ही तीनों क्वांटिटीज पता चले, जैसे ही तीनों क्वांटिटीज मुझे पता चले, मेरे लिए काम आसान हो जाता है। देखो कैसे। भाई हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो, उसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जरा वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी होने वाला है? 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स बी इंटू कॉस 90। ओहो, कॉस 90। ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 कितना है? 0। तो जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो क्या बन जाएगा? रूट अंडर 4 चौक 16, 3 3 9 प्लस 0। तो 16 9 25। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? रूट 25। तो फाइनली जो अपना रिजल्टेंट आया वो 5 न्यूटन हो गया। रिजल्टेंट कितना आया? 5। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इज इज 5 न्यूटन। अब इन्होंने अगला सवाल हमसे पूछा है। अगला सवाल क्या पूछा था? ये देखो, फाइंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस। पहले रिजल्टेंट वेक्टर बनाएं तो जरा रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए क्या हमें पैरेललोग्राम भी बनाना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है, पैरेललोग्राम बना दिया। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करो, क्या रिजल्टेंट ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, रिजल्टेंट ऐसा ही कुछ बन जाएगा। हमने बोला था जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल बनाता है, रिजल्टेंट जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाता है, क्या उसे हम अल्फा कहते हैं? यार अगर अल्फा पता चल जाए, अगर मुझे अल्फा पता चल जाए, तो क्या उसमें 30 प्लस अल्फा जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है पता चल जाएगा। ये तो पता है, हमें ये पता करना है। तो सेकंड में क्या है? नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड अल्फा। नाउ नाउ हाँ, टास्क इज टू फाइंड अल्फा। हमें पता है कि टेन अल्फा क्या हुआ करता था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस, बी कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है सबको? ये फॉर्मूला हमें याद करना है। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 3 है। तो क्या लिखा? 3 इंटू साइन 90 अपॉन ए कितना था? 4 प्लस 3 cos 90। ये तो बन गया 0। तो क्या बनाइए? 3/4 इंटू 1। तो टेन अल्फा कितना बना? टेन अल्फा बना 3/4। तो अल्फा कितना बना?
37 डिग्री। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर देयरफॉर आर वेक्टर देयरफॉर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस इज कितना हो जाएगा? 30 प्लस अल्फा, 30 प्लस 37, तो कितना हो जाएगा? 67। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, सॉरी, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज 67। और रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर ये पूछा जाता चार न्यूटन के साथ, हमने ए वेक्टर इसको माना था ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। बाकी कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।